चलो, नाउ वी आर हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिया था क्या? Would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradiction? Explain. ये क्वेश्चन था कि नहीं? ठीक है, सो इसका मतलब क्या है वो समझेंगे कि और फिर इसका आंसर लिखेंगे. Would you agree with the view that the message of universal rights were beset with contradiction? ये चीज़ पूछी गई है. माही, स्कूल में क्या कराया मैथ्स और साइंस में? चलो, तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सल राइट्स के बारे में. फ्रांस ने मैसेज दिया, तो फ्रांस ने जो मैसेज दिया तो क्या वो उसने विरोधाभास के साथ दिया? उसने उसका क्या खुद ही पालन नहीं किया? बी सेट का मतलब है कि क्या उसने उसके साथ एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जो उसका विरोधी था? लोगों को तो बोला कि नेशन बनना है, लेकिन और खुद वो क्या करने लगा? नेपोलियन, बताइए. नेपोलियन अपना एक्सपेंशन करने लगा टेरिटरी का. सो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्रांस ने जो उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया उस पर वो खुद ही खरा नहीं उतरा? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फ्रांस ने विश्व को राष्ट्र की अवधारणा का जो उदाहरण दिया, दैट इज, स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? विश्व को राष्ट्र की अवधारणा, मतलब नहीं, इसका अर्थ समझ लो क्वेश्चन का, फिर मैं बताऊंगा कि जो विश्व के लिए उसने राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की उस पर वो खुद ही खरा नहीं उतरा. प्रस्तुत की उस बी सेट विथ कंट्राडिक्शन, उस पर खुद ही खरा नहीं उतरा. वह एक विरोधाभास के साथ थी. विश्व के लिए राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की ना उसने, नेशन की. व्हाट इज नेशन? ही हैज प्रोजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन. तो वह एक विरोधाभास के साथ थी, यानी कि वह उस पर खुद ही खरा नहीं उतरा. खरा नहीं उतरा. जैसे दूसरों को बोलो आप कि सच बोलो सच बोलो, और खुद क्या करते रहो? झूठ बोलते रहो. तो ऐसा ही फ्रांस ने किया. सबको तो ये बोला कि नेशन बनाओ, दूसरे का मत लो, और लेकिन खुद नेपोलियन ने क्या किया? 80% यूरोप पे कब्जा कर लिया. तो हम ये कहते हैं कि फ्रांस ने हमें ये दिया, फ्रांस ने हमको ये सब कुछ दिया, लेकिन फ्रांस ने खुद क्या किया? अब ये इसका आंसर लिखें. द मैसेज गिवन बाय फ्रांस. मैसेज given by France
ठीक है, फॉर अ नेशन एंड जो इसके रेजिडेंट्स हैं, एज सिटीजन, इसके जो निवासी हैं, एज सिटीजन, वाज नॉट एट ऑल क्लियर, वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, वाज नॉट एट ऑल क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस कह कुछ और रहा था और कर कुछ और रहा था, दुनिया को बता रहा था कि नेशन बनो और खुद तो अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। इस पर एक टिप्पणी लिखो, एक्सप्लेन इट। तो यही तो कह रहा है, जो मैसेज था वो कैसा था, क्या वो क्लियर था? नॉट एट ऑल क्लियर, वो क्लियर था ही नहीं मैसेज, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम सफरेज, जो सफरेज वाज स्प्रेड टू वर्ल्ड, सफरेज का मतलब जानते हो, वोटिंग राइट्स, कि नहीं जानते? वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, सो वाज स्प्रेड टू वर्ल्ड। जिस समय संसार में ये फैलाया जा रहा था कि सबको सफरेज होना चाहिए, फ्रेंच विमेन एंड लोअर सेक्शंस वर डिप्राइव्ड फ्रॉम वोटिंग राइट्स, उनको वोट ही नहीं करने दिया जा रहा था। ऐसा था कि नहीं? एंड लोअर sections of third states were deprived, deprived का मतलब समझते हो, वंचित थे, कि वो उस अधिकार से उनको नहीं मिला था, deprived from voting rights। सबसे तो कह रहा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, लेकिन क्या उसने खुद उसका पालन किया? ठीक है, अच्छा। नाउ फ्रांस गिवन अदर कंट्रीज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। Nation is that region whose people have some common identity due to कल्चर, उनका कल्चर होगा या एथिक्स होंगी या उनकी आपस में कुछ मान्यताएं हैं, ऐसा होता है। ड्यू टू कल्चर, किसी न किसी वजह से नेशन बनता है, कल्चर, हिस्ट्री उनकी कोई कॉमन होगी और एथिक्स, मान्यताएं होती हैं, मान्यता। नेशन नेवर टेक्स, nation never wants to take any inch of land of other nation and also does not allow to give its single inch of land to other nation। यही होता है कि नहीं? nation never wants any inch of land। हाँ बोलो। हाँ, देखो वो तो ये बोलते रहे, लेकिन वहाँ पर अभी पहली बार ये सब इस्टेब्लिश हो रहा था, तो वहाँ पर न तो कन्वेंशन चल पाया, न डायरेक्टरी चल पाई। तो नेपोलियन ने फिर, जो मिलिट्री रूलर था, उसने खुद को वहाँ का रूलर हेड घोषित कर दिया।
और ये सारी बातें हो रही थी और उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. सो नेवर वांट्स एनी इंच ऑफ लैंड ऑफ अदर नेशन वाइल. अब यहाँ पर क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, ठीक है, ये उसने क्या किया, अटैक्ड ऑन टेरिटरी ऑफ अदर नेशन, यही तो किया. अटैक्ड ऑन टेरिटरी ऑफ अदर नेशन. तो फिर यहां भी कंट्राडिक्शन उसने प्रस्तुत किया कि नहीं. पहले वोटिंग राइट में किया कि खुद बोलता रहा सबसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, लेकिन खुद क्या किया, अपने यहाँ की औरतों को और निचले तबके के लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा. और दूसरी बात उसने कही कि नेशन वो होते हैं जो जिनका कॉमन आइडेंटिटी होता है, वो न दूसरे की ज़मीन लेते हैं न देते हैं. और उसने 80% यूरोप पर कब्जा कर लिया. ठीक है कि नहीं. तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं थी. एंड ये फ्रांस रिप्रेजेंटेड सेल्फ एज ए लिबरेटर. उसने दूसरों को ये दिखाया कि हम आपको आज़ाद करेंगे, बट ही हैज़ एक्वायर्ड मैनी कॉलोनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. उसने अफ्रीका में कॉलोनी बनाई, फ्रांस ने यहाँ गोवा में कॉलोनी बना ली, और फिर इधर अमेरिका के कुछ हिस्सों में. जब वो कह रहा था कि हम लिबरेटर हैं, आज़ाद करेंगे, तो कॉलोनी क्यों बना रहे हो. सो फ्रांस रिप्रेजेंटेड, नेपोलियन ने खुद ऐसा लोगों से बताया, सेल्फ एज लिबरेटर. ऑन अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ उसने क्या किया, वो मैसेज कुछ और दे रहा था और कर कुछ और रहा था. ये डूबियस मैसेज था, संदेहास्पद. सो ऑन अदर हैंड फ्रेंच जो वो है, फ्रांस कंटिन्यूड टू कैप्चर या कोलोनाइज मैनी बैकवर्ड नेशंस जो थे. तो मैनी नेशन क्या, ऑन अदर हैंड फ्रांस कोलोनाइज क्या बोल रहे हो अनुराग, लिबरेटर. उसने खुद को एक लिबरेटर की आज़ादी दिलाने वाला. लिबरेटर कौन होता है, जो आज़ादी दिलाए, ऐसा उसने प्रस्तुत किया. लेकिन खुद तो कॉलोनाइज किया दूसरे देशों को. एंड इसके अलावा ही कंटिन्यूड टू मेक स्लेव्स. और उसने बहुत आगे समय तक ही ऑल्सो सपोर्टेड स्लेवरी सिस्टम. ही ऑल्सो सपोर्टेड slavery for a long period, ऐसा भी उसने किया. ठीक है. सो द मैसेज कन्वेड बाय फ्रांस वाज डूबियस. तो वो उस संदेहास्पद था. सो द मैसेज कन्वेड बाय फ्रांस, हाँ लॉन्ग पीरियड. तो अब देखो, वॉज डूबियस. डूबियस का मतलब जिसके डबल मीनिंग हो, डूबल एंड टेंड्रे. सो डूबियस यानी संदेहास्पद था. उस पर उसने क्लियर कट मैसेज नहीं दिया. ठीक है. तो ये चीज़ है, उसने सही मैसेज नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट वुड यू एक्सप्लेन द हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन इतना शक्तिशाली कैसे बन गया. क्या
हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? यानी कुछ ना कुछ तो उसने टैक्टिस अपनाई होगी, ऐसे कैसे बन गया? सो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, द political instability of the डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कितने लोगों की संस्था थी? हाँ, तो ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पेव्ड द, पेव्ड का मतलब रास्ता दिखाना। तो जब सब कुछ अस्थिर होगा तो उसने पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ नेपोलियन। इसी से नेपोलियन का उदय हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्टे का उदय हुआ। ही हैज अचीव्ड ग्लोरियस विक्ट्रीज इन वार्स। दिस मेड फ्रांस रियलाइज दैट ओनली अ मिलिट्री डिक्टेटर लाइक नेपोलियन वुड रिस्टोर ए स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, अर्लियर पीरियड में भी उसने बहुत ज़्यादा वार में जीत हासिल की थी, तो सब लोगों को भरोसा था कि नेपोलियन ही अब हमारे देश को बचा सकता है। ठीक है, सो इन अर्लियर पीरियड he has achieved glorious victory in war. So people easily believed on Napoleon. तो लोगों को आसानी से विश्वास हो गया कि so people had believed, so people a belief on Napoleon, तो उन्हें उस पर नेपोलियन पर एक बिलीफ हो गया। नाउ दूसरी चीज़ क्या हुई? पहली बात तो उस समय डायरेक्टरी स्टेबल नहीं थी, तो इसलिए नेपोलियन को इसका फ़ायदा मिला। अब जरा देख, हाँ लास्ट फिर से देखिए। सो नाउ उसने जो अर्लियर पीरियड में कई विक्ट्रीज की थी, सो इन वार, तो उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों ने विश्वास कर लिया कि अब फ्रांस को, जो इतने दिनों से संकट में है, कौन उसको मुक्त कर सकता है? नेपोलियन। सो जो उसकी पोजीशन, ओके नाउ अब देखो, इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ। हाँ, इन 1804 क्या किया उसने? ही क्राउन हिमसेल्फ, उसने खुद को एम्परर बना लिया। हाँ, सम्राट, बिल्कुल राजा की तरह होता है। एम्परर ऑफ फ्रांस एंड सेट, और निकल पड़ा। सेट का मतलब क्या होता है? निकल पड़ा। एंड सेट टू कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब नेबरिंग, यूरोपियन कंट्रीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जीतने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को जीतने निकल पड़ा। ठीक है, ठीक है।
ही डिस्पोज्ड डायनेस्टीज, जहाँ जहाँ भी राजवंश थे उनको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। डिस्पोज्ड डायनेस्टीज यानी राजवंश को समाप्त किया। He disposed dynasties and, ठीक है, placed members of his family, और वहां पे किसको बैठाया बताओ, क्या अपने ही परिवार के लोगों को बैठा दिया। ठीक है, नेपोलियन viewed himself as a modernizer of यूरोप। तीसरी बात क्या हुई कि नेपोलियन प्रोजेक्टेड, एक उसने और चाल चली, प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ठीक है, सो ही मेड many improvements in administrative field, many improvements in administrative fields, और साथ में एजुकेशनल फील्ड, जुडिशरी, और इसके अलावा जुडिशरी के अलावा और भी किसमें, ट्रेड्स में। एंड इसके अलावा ट्रेड्स में उसने ये किया, एंड मेड इंटर स्टेट ट्रेड वेरी इजियर। इंटर स्टेट मतलब स्टेट उस समय नेशन को कहा जाता था। जैसे अभी यहाँ स्टेट का मतलब तो राज्य होता है, लेकिन पहले स्टेट किसको कहते थे, नेशन को। ठीक है कि नहीं, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर एक क्या, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपने आप को एक यूरोप का मॉडर्नाइजर के तौर पर प्रस्तुत किया कि मैं एक आधुनिकवाद लाऊंगा, वेरी इजी एंड सिंपल। तो उसने इस तरीके से सिंपल कर दिया। ठीक है, बाय डूइंग दिस ही वॉज एबल टू विन बिलीफ ऑफ द पीपल इन द टेरिटरी ही एंटर्ड। वो जहाँ जहाँ घुसा लोगों ने ही उसका समर्थन किया। अब नेपोलियन आ रहा है हमको हमारे राजा से आज़ाद कराने, तो लोग उसका समर्थन करेंगे कि नहीं। इसी से उसको आज़ादी और आसानी से मिल गई। अब कहीं की जनता ही समर्थन करने लग जाए तो क्या होगा बताओ। कि अब ये हमें इसने ये प्रोजेक्ट कर दिया था कि मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा और मॉडर्नाइज कर दूंगा, और इस तरीके से जो तुम्हारा राजा है वो त्रस्त है। इसने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया लोगों के सामने, क्या एज ए मॉडर्नाइजर, कि मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, क्या ऐसा प्रोजेक्ट किया। और जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट करता है तो अगर वो कहीं जाएगा तो उसकी सेना के ठहरने, खाने पीने, इन सब की सबसे बड़ी समस्या है, वही अगर पब्लिक ने सॉल्व कर दी तो क्या वो आसानी से लड़ाई लड़ सकता है। नहीं तो इतना खाना पीना उसे ले जाना पड़ेगा। तो जहाँ भी गया लोगों ने सपोर्ट किया कि मॉडर्नाइजर आया है, मसीहा आया है। सो बाय डूइंग सो ही, ठीक है, इजिली, किंग तो अब 80% यूरोप में उसने कब्जा कर लिया। तो कोई एक डायनेस्टी उसने थोड़ी ना गिराई। हैब्सबर्ग एम्पायर गिरा दिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, स्पेन के एम्पायर को गिरा दिया, स्पेन पे पूरा कब्जा था। आप टेरिटरी तो देखो नेपोलियन ने कितनी जीती, कोई छोट इंटर स्टेट ट्रेड यानी अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार थे उसने
टेरिटरीज वन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप ये देख लें कि व्हाट वर द टेरिटरीज जिस पर उसने कब्जा कर लिया, देन इट इज नॉट वन और टू, उसने बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। देखिए ये सारी टेरिटरीज जो उसके अंदर में थी, किंगडम ऑफ स्पेन को उसने हराया, किंगडम ऑफ पुर्तगाल को हरा दिया, ठीक है, फ्रांस का तो था ही, किंगडम कन्फेडरेशन ऑफ राइन को, ऑस्ट्रियन एम्पायर को, डच को हरा दिया, किंगडम ऑफ प्रूशिया, तो सभी जगह पे, तो किंगडम ऑफ नेपल्स, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, सब पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि कितना ज़मीन उसने जीत लिया था, सो मोस्टली इट इज़ वेरी मच टेरिटरीज उसने जीत लिया था। तो नेपोलियन वन 80% ऑफ यूरोप। नाउ सो ही इजली वन द बिलीफ ऑफ पीपल वेयर ही इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब जानते हो? आक्रमण करना। हाँ, तो उसने जहाँ आक्रमण किया वहाँ के लोगों का बिलीफ जीन लिया, ठीक है। इट हैड मेड इजियर फॉर हिम टू कांकर दैट कंट्री। टू विन दैट टेरिटरी। इस तरीके से पहला तो मैंने बताया कि अपने देश पे कैसे कब्जा किया, क्योंकि डायरेक्टरी वीक थी। दूसरा बताया कि वो एक अच्छा लड़ाका था, वॉरियर था, ग्रेट वॉरियर था, पहले भी उसने कई युद्ध जीते थे। तो उसने जगह जगह जैसे ही हुआ वो निकल पड़ा युद्ध के लिए, और उसने बहुत सारी डायनेस्टी को हरा दिया और लोगों का बिलीफ जीत लिया, ठीक है। हाउ एवर हिज राइज डिड नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग। His rise did not last, जो जितनी तेजी से उठता है उतनी तेजी से गिरता है, did not last for longer, he was defeated, तो वो हार गया। किसमें? वाटरलू के युद्ध में हार गया क्या? he was defeated in war of Waterloo, ठीक है, in 1815 by allied forces, जिसमें कंबाइंड फोर्सेस किसकी किसकी थी? ऑफ ब्रिटेन, सब पे तो ब्रिटेन है, प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। वाटरलू एक जगह थी, उस जगह वो हार गया। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। प्रूशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एंड रशिया, 4 लोगों की सम्मिलित सेना के द्वारा वो हरा दिया गया वाटरलू के युद्ध में। नाउ वाटरलू इन मैप, so let us see where is Waterloo। तो ये देखो, जैसे ये है फ्रांस, आप देख रहे हो, तो फ्रांस है, और भी ये लग्जमबर्ग है, एलियट्स का मतलब लग्जमबर्ग, तो उसके ठीक ऊपर बेल्जियम है, बेल्जियम में भी उसने कब्जा कर लिया था। तो अभी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स अभी हम पढ़ेंगे बेल्जियम का, ये जो सिविक्स पढ़ रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें ब्रुसेल्स आएगा। ब्रुसेल्स आजकल एक आज़ाद कंट्री, ये आज़ाद वो है, राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, तो वहाँ पर अभी सिविक्स में पढ़ेंगे। तो वाटरलू बेल्जियम में ही था, वहीं वो हार गया। देख लो, फ्रांस है ऊपर, वाटरलू, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई
ब्रिटेन के बाद क्या है? ब्रिटेन है और प्रूशिया। प्रूशिया आजकल नाउ जर्मनी, अब इसे क्या कहते हैं? जो प्रूशिया का राजा था वही अभी क्या कहलाता बताओ? उसी उसी ने तो जर्मनी बना ली। ठीक है, नाउ अब देखें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत आते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक के सभी हो गए हैं, बुक का कोई नहीं बचा है। सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसफर इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसफर इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब देखो, द फिलोसफर प्लेड अ की रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच फिलोसफर ने क्या किया? ठीक है, इंस्पायर्ड द कॉमन मास, कॉमन पीपल को उन्होंने इंस्पायर किया। ठीक है, विद देयर रिवोल्यूशनरी आइडियाज, उनके अपने क्रांतिकारी विचार थे। विद देयर रिवोल्यूशनरी आइडियाज से किया, एंड प्रिपेयर्ड देम टू फाइट अगेंस्ट जस्टिस। इनजस्टिस, कि अन्याय के खिलाफ लड़ें, ऐसा उसने लोगों को तैयार कर दिया। ही प्रिपेयर्ड, फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट यानी वहाँ के जो दार्शनिक थे, दार्शनिक का मतलब बहुत बड़े रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब समझते हो? जो समाज को पूरा बदल दें। जैसे हमारे यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्मर हुए हैं कि नहीं, विवेकानंद, तो वो समाज को ही बदल देते हैं, लोग उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो उन्होंने लोगों को तैयार किया कि फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव, they did not believe the absolute right of monarch, इन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, की मोनार्क को सारे अधिकार हैं। ठीक है, ऐसा उसको वो बिलीव नहीं करते थे। इन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? क्या पूर्ण राइट्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क राजा को कहते हैं। ठीक है, सो इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक, ठीक है, रिफ्यूटेड दिस डॉक्ट्राइन। सो इन टू ट्रीटीज किसने लिखा है? इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट written by, who has written? John Locke. written by जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने किया है। ठीक है, सो ये डिनाइड, डिनाई कर दिया देयर राइट्स, देयर एब्सोल्यूट राइट्स। उसमें उसने लिखा है कि इनको राइट्स नहीं है, ये भगवान की तरफ से नहीं है, हम लोग नेचुरल यूनिटी हैं, नेचर ने हमें पैदा किया है और नेचर ने बोला कि आज़ाद रहो, तो हमें गुलाम नहीं रहना चाहिए किसी का।
जैसे पशु पक्षी आज़ाद हैं, क्या कोई किसी का गुलाम है क्या? क्या एक हिरन पे दूसरा हिरन शासन करता है क्या? बोलो। तो उसने कहा कि हम लोगों को नेचर ने यहाँ भेजा है और गॉड कहता है कि कोई किसी का गुलाम नहीं रहे, ऐसे उसने लिखा उसमें। अच्छा, रोस्यू ने क्या किया? रोस्यू, देखो अलग अलग सबके नाम लिखने पड़ेंगे। सो रोस्यू भी उस समय ही फ्रांस का था। carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract. Carried forward an idea of government based on social contract. इसका मतलब क्या होता है? आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक बात कही कि मैं ये करूँगा, तो लोग आप पे भरोसा करके आपको भेज देंगे, और मान लो अगर आप ना कर पाए 5 साल में तो जेल में भी डाल देंगे, बोलेंगे क्यों नहीं किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो? कि हम तुम्हें पावर देंगे, तुम मेरा काम करो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो? और नहीं करके आओगे तो सजा मिलेगी। रोशियो ने तो अपनी बुक भी लिखी थी ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, मतलब मॉन्टेस्क्यू ने मॉन्टेस्क्यू ने तो वो लिखी थी ना, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, और जबकि जॉन लॉक ने लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोई बुक नहीं लिखी है राशियू ने, मैं देख लेता हूँ, मैंने ऑनलाइन देखा था, तो चेक कर लेते हैं। राशियो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी है। एक मिनट, बुक रिटन बाय जीन जैकस रॉस्यू है। ठीक है। सो authored by, what was the famous book called? Philosophical treatise, a discourse of origin of inequality, the social contract लिखी है। the social contract book इसने लिखी है, लिखो based on the social contract। ठीक है। in his, so उन्होंने बताया है book the social contract। तो उसने अपनी बुक में बताया कि जो गवर्नमेंट बने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेस्ड हो। ये सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई। ये जॉन, ये दैट इज जीन जैकस रॉस्यू के द्वारा लिखी गई। तो सर उन्होंने वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है ना? हाँ लिखी है, 72 में लिखी है। अब देखो, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? Montesquieu proposed a division of power within the government between legislative, executive and judiciary। सिर्फ एक को सारी पावर ना दो, मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि 3 जगह डिवाइड करो पावर। जुडिशरी अलग हो, कि अगर राजा गलत करे तो जुडिशरी उसको क्या कर दे बताओ? उसको दंड दे दे। और लेजिस्लेटिव, सिर्फ राजा को कानून बनाने का अधिकार दो और कानून को पालन करने का अधिकार पुलिस को दो। तो ये बात मॉन्टेस्क्यू ने बताई। और क्या इंडिया में यही सिस्टम चल रहा है? हमने आपको बताया था कि नहीं सिविक्स में कि जुडिशरी अलग है, वो न्यायपालिका है, न्याय करती है, नहीं तो हम बता देंगे। और फिर इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो न्याय, जो वहाँ कानून बनते हैं लेजिस्लेटिव में, संसद में, उनको पालन करने का कर्तव्य किसका है? एग्जीक्यूटिव का। सो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 लोग होते हैं। ये बात मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले प्रपोज की। प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू
Montesquieu proposed a division of power. कैसे? विदिन द गवर्नमेंट, कैसे? एज एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव आएगा, पहले कानून बनेगा, फिर उसका पालन होगा, और जो कानून को ना माने उनका क्या होगा? क्या दंड दिया जाएगा? लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकर। और दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग द लॉ को इम्पोज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो पहला बताया जो लॉ को बनाए, और दूसरा कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। सो हु फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट। ठीक है, हो गया। पुलिस होगा, आईएएस अफसर होंगे, जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उनको कोई चुनता नहीं, वो टैलेंटेड लॉट होती है। हो गया। एग्जाम से होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सब भी आएंगे। सो एग्जीक्यूटिव, सो हु इनकॉर्पोरेट लॉ। और तीसरा कौन सा होता है? एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी का मतलब क्या है? कि न्यायपालिका। ये तीसरी चीज होती है। सो ये किस बुक में कही है? इन हिज बुक। कौन सी बुक है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अच्छा, द स्पिरिट यानी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सब जगह के अलग अलग लॉज हैं। अब वो द लॉज उन्होंने जो लिखा है कि मतलब जो भी नियम बनाए गए हैं, जो हर एक के कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स नहीं है, कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं के हैं, तो जो भी कानून बने किसी भी कंट्री के, इसलिए द लॉज आया है। फॉर दोज लॉज की उसके पीछे की भावना क्या है? यूनिवर्सल लॉ तो कोई नहीं है ना। यूनिवर्सल राइट्स हो सकते हैं लेकिन यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने लॉ हैं जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाए गए। अब देखो, तो ये बात हो गई कि मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा प्रपोज किया। नाउ ये जो इनके आइडियाज थे वो क्या लोगों के बीच में डिस्कस किए गए? द आइडियाज ऑफ कौन? हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड। ये कहाँ डिस्कस किए गए? इन सैलून, हेयर कट की दुकानों में। और कहाँ डिस्कस किए गए? क्या कॉफ़ी हाउस में? कॉफ़ी हाउस में भी डिस्कस किए गए। सो इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउस, तो दो जगह डिस्कस किए गए। एंड स्प्रेड अमंग पीपल। कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किए गए। एंड स्प्रेड अमंग पीपल, ठीक है। सैलून्स में भी इसी तरीके से लगा दो, अमंग पीपल। तो इस तरीके से लोगों में ये फैले, ठीक है। इट ऑल्सो रीच्ड टू पीपल बाई मीडिया, प्रिंट मीडिया। इट ऑल्सो
reached to people by newspaper and books. क्योंकि प्रिंट मीडिया वहाँ का काफ़ी डेवलप था, ठीक है. सो इन दिस वे फिलोसफर्स कंट्रीब्यूटेड ए लॉट in bringing the French Revolution. In this way, philosophers contributed a lot. तो ये जो भी क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ एक बार याद करके अपने मम्मी को या पापा को आप सुना लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप वाइवा के लिए तैयार हो जाएंगे. ब्यूटेड ए लॉट. बोलो. नहीं, जो भी चैप्टर्स हिस्ट्री में कराए गए हैं तो हिस्ट्री के पूछ लेंगे. हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और साइंस को छोड़ देंगे. साइंस का एग्ज़ाम ले लेंगे. इंग्लिश भी छोड़ देंगे. आपका एसएसटी का वाइवा रहेगा. इन ब्रिंगिंग ऑफ. नहीं, कुछ भी बोलो, सही बोलो बस. ठीक सेंटेंस होना चाहिए और सही चीज़ आप बोलोगे तो बस. और क्या, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, जो आपने याद किया है बोलो. बोलो क्या. among people it also reached to people by newspaper and books. In this way philosophers contributed. इस प्रकार से जो दार्शनिक थे उन्होंने फ्रांस की क्रांति में जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया. कंट्रीब्यूटेड ए लॉट, बहुत ज़्यादा योगदान दिया. समझ में आ गई बात. अच्छा, व्हाट ड्रास्टिक चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय द नेशनल असेंबली इन 1789 में नेशनल असेंबली बनी, क्या उसका भी कुछ योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में. सो व्हाट ड्रास्टिक चेंज. ड्रास्टिक का क्या मतलब होता है. बड़ा, बड़ा चेंज, बड़ा हाँ, चेंज. What drastic changes were brought about by National Assembly. In 1789. तो 1789 में नेशनल असेंबली जो बनी उसने क्या क्या काम किया. सो पहला, द पावर्स ऑफ लुई 16, उसका क्या किया इसने. हाँ, वर रिड्यूस्ड. ठीक है. नाउ ही वाज ओनली. हाँ, नाउ ही वाज अ किंग ऑफ नेम शेक ओनली. नेम शेक का मतलब क्या होता है. नाम मात्र के लिए, मतलब अब उस सिर्फ नाम का राजा रह गया. ठीक है. ऑन 4 अगस्त 1789, तो इसके बाद ऑन 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली पास्ड ए लॉ. नेशनल असेंबली passed a law abolishing feudal system, जिसमें क्या किया गया. फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है. ये 3 स्टेट सिस्टम. उसने बता दिया कोई स्टेट नहीं है और सबको कर देना पड़ेगा. ठीक है. feudal system and everybody was obliged to pay taxes and
नाउ टैक्स इज टू बी पेड बाई एवरी सिटीजन। सिर्फ एक स्टेट नहीं देगा, सबको देना पड़ेगा। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वर फोर्स्ड, जो पादरी लोग थे, बिशप थे, पोप थे, उन सबको क्या करना पड़ा? द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। उनको कोई स्पेशल पावर नहीं दी गई और उनकी जमीन भी ले ली गई। तो प्रिविलेजेस उनके ले लिए गए, उनकी विशेषाधिकार ले लिए गए। कि वो कुछ कह देते थे वो हो जाता था। सर उसमें जो आपने सेकंड क्वेश्चन कराया था ना, सेकंड क्वेश्चन इसमें कि वो था कि किनको बेनिफिट हुआ फ्रेंडशिप रिलेशन से किनको, तो सर मैंने कहा था कि इसमें पूरे जो थर्ड स्टेट है सबको हुआ था। तो आपने बोला था कि नहीं, सिर्फ जो वेल्दी जो क्लास थी उसमें वो वाली थी। तो सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया था कि पूरे थर्ड स्टेट दे रहा था टैक्स। तो सर फिर उसमें क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि पूरे थर्ड स्टेट देता था, क्या उसको बेनिफिट हुआ था? थर्ड स्टेट में सबको बेनिफिट नहीं हुआ था। जो थर्ड स्टेट का लोअर था वो तो ठगा सा रह गया था। सो ही वाज मीक ऑब्जर्वर ओनली। थर्ड स्टेट में जो अपर क्लास थी, जो टैक्स पेयर्स थे, तो जब ये फ्यूडल सिस्टम रिमूव हुआ तो उसको बेनिफिट हो गया। और उसमें किसको नुकसान हुआ? क्लर्जी को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े। और एक और पार्ट था, 3 पार्ट थे ना, तो वो कौन सा था? फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने लिखवा था कि थर्ड स्टेट को हाँ? टैक्स देने पड़े, तो सर उसमें हम लोग फिर बोल लिख दें कि वेल्दी पीपल को टैक्स देना पड़ेगा। वेल्दी पीपल ही टैक्स पेयर थे और उन सबको फ़ायदा हो गया क्योंकि अब सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फ्यूडल सिस्टम रिमूव हो गया क्योंकि उनको कुछ टैक्स भी देना पड़ता था, तो वो सब तो अब नहीं देना पड़ेगा ना। धार्मिक कर 10%। बोलो। तो सर फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर में आपका जो लिखा है उसमें ये लिख देना कि हम लोग वो थर्ड स्टेट की वेल्दी अपर क्लास ने दिया था टैक्स। थर्ड स्टेट में अपर क्लास ही देता था, तभी तो उन लोगों को इलेक्शंस के और इन सब के वोटिंग राइट्स के स्पेशल अधिकार हम लोग मिले। वही लिख देना कि अपर क्लास ही देता था। आपने तो पूरा थर्ड स्टेट लिखा था, तो हम लोग ऊपर अपर क्लास लिख देंगे। हाँ, लिख दो अपर क्लास। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब देखो, टैक्सेस वर एबॉलिश। हम भी क्योंकि किसी न किसी बुक से पढ़ा रहे हैं, और ये जो बुक है ये फुल मार्क्स की बुक है, तो इसको हम ठीक मान के चल रहे हैं। 2-3 बुक्स हैं अभी हमारे पास, बट उन सब में हम देख लेते हैं। जब आप कोई चीज़ बताते हो ना कि ये चीज़ देख लो सर, तो उससे देख लेते हैं, नेट से देख लेते हैं, फिर वही बता देते हैं। तो ये हिस्ट्री अब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें ज़्यादा जानकारी तो किसी को है नहीं, लेकिन जितना हमारा बेस्ट हो सकता है हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आपका आंसर वहाँ ना गलत हो एग्ज़ाम में। इसलिए मेरी तरफ से हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी ठीक ठीक देते हैं। जहाँ नहीं पता होता हम बता भी देते हैं कि मालूम नहीं है। ठीक है। सो टैक्सेस वर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्चेस। टैक्स अब एबॉलिश कर दिए गए। तो टैक्सेस वर abolished and land owned by churches was confiscated. Owned by churches was seized. Seized का मतलब क्या होता है? Owned by churches were, ठीक है, ये seized जब्त कर ली गई। तो जो हम ये एसएसटी बताते हैं, क्या उससे आपको हेल्प मिलती है? ये जो हम समझा देते हैं, बोलो। क्योंकि हम उसे सिंपल करके थोड़ा सा बस बता देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में किसी चीज़ में आसानी रहेगी। वो आप कुछ न कुछ लिख सकते हो। यही हमारा मेन मोटिव है कि मार्क्स आपके ज़्यादा आ जाएं और बस आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं तो एक बॉदर करता रहेगा सब्जेक्ट, ये भी एसएसटी पढ़नी, वो चीज़ आपके माइंड से निकल जाए। नहीं तो हिस्ट्री याद करना ही सबसे बड़ा सरदर्द हो जाता है। अब देखो, तो आपको पता चल गया क्या क्या लिखना है।
कि लुई 16 नाम मात्र का राजा रह गया, फिर इसने एक फ्यूडल सिस्टम रिमूव कर दिया और क्लर्जी को अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े और चर्चेस को अपनी ज़मीन देनी पड़ी। नॉबेलिटीज़ का क्या मतलब रह गया? जब राजा ही नाम मात्र का रह गया तो नॉबेलिटीज़ क्या करेगी? ठीक है, नॉबेलिटीज़ तो वो फ्यूडल सिस्टम हट गया, सब सिटीजन बन गए। अब किसी को सामंतवाद हट गए, चेट्यूज उनके जो घर थे अब उनके पास अनाज नहीं पहुंचेगा, कहीं कोई टैक्स नहीं देना पड़े। सर किंग के जो ट्रूप्स थे वो किस क्लास में थे? जो किंग्स के सर ट्रूप्स थे ना सारे। ट्रूप्स किस क्लास में आएंगे? नॉबेलिटीज तो नहीं आएंगे, वो भी थर्ड स्टेट में आएंगे, उनको क्या है? ट्रूप्स तो कॉमन पीपल बनता है, लोगों के बीच से ही तो ट्रूप्स बनाए जाते हैं। नाउ अब देखो कि नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज रेन ऑफ टेरर इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विच, सितंबर 1793 टू जुलाई 1794। ठीक है, विच पीरियड इज नोन एज रेन, हाँ, रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का साम्राज्य, रेन ऑफ टेरर, ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। एक्सप्लेन। So after the execution of Louis XVI and Queen Marie Antoinette, now the reign of terror started. So after, जब ये दोनों मारे गए तब फिर रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। एग्जीक्यूशन, इनको गुलोटिन कर दिया गया था। एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 and his queen Marie Antoinette, in 1793 ये दोनों मार दिए गए, फिर 2-3 महीने बाद इलेक्शन हुए, फिर राजा बना, ठीक है। नाउ स्टार्टेड, अब देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टेड द रेन ऑफ टेरर। 1 मिनट में आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दोनों क्वेश्चन बताऊंगा कि रेन ऑफ टेरर कब से कब तक था। पीरियड ऑफ रेन ऑफ टेरर सितंबर 1793, बहुत एग्जैक्ट बताया है कि सितंबर 1793, यही अभी देखो सूर्यांश बता रहे थे, और जुलाई 1794। अब एक चीज़ और देख लें तो इसके बाद का पीरियड है, इसके बाद रेन ऑफ टेरर है। नाउ Louis XVI was executed during Maximilian Robespierre. ये 21 जनवरी को इसका एग्जीक्यूशन हुआ है और मैक्समिलियन रॉबेस्पियर क्राउन्ड हिमसेल्फ। अभी रुको, देखो मैं बता रहा हूँ। जस्ट उसको 1 मिनट ठीक कर लेंगे कि ये मैक्समिलियन रॉबेस्पियर को कब पावर मिली। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर केम इनटू पावर
नाउ ये 5 सितंबर को ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया है और 21 को इसका एग्जीक्यूशन हो गया। जरा ध्यान दे लो, तो ये कब मारा गया? लुई 16, 21 सितंबर 1793 में। और उसके बाद है, उसको अमेंड कर लेंगे। ये कब मारा गया है? 1793 को। उसने नहीं मरवाया, इसको जुडिशरी ने मारा, फिर उसने सबको बाद में गुलोटिन किया। इसको अमेंड कर लेना, ठीक है। देखो 20 ये दैट इज इट इज जनवरी। कब मारा गया बताओ? 21 जनवरी। तो जनवरी से सितंबर कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए कि नहीं? 8 मंथ्स बाद वो राजा बना। अच्छा, इट इज रेन ऑफ टेरर। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड the leader of France was Maximilien Robespierre. This period, माही उसको अमेंड कर लेना। ड्यूरिंग दिस पीरियड लीडर ऑफ फ्रांस कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये अब देखो, he followed a policy of severe control and punishment. He followed, उसने बहुत सख्त रखा। जो उस समय के लिबरल्स थे उन सबको जेल में डाल दिया। He followed a policy, खुद भी वो एक लिबरल था, लेकिन फिर उसने किसी की, लिबरल का मतलब जो पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं, बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, कोई गलत करे तो उंगली उठाने का अधिकार, उसके विरोध करने का अधिकार। वैसे तो वो खुद ही एक जैकोबिन क्लब का था, और जैकोबिन क्लब लिबरल्स की ही संस्था थी। दो तरीके के लोग थे, कंजर्वेटिव होते थे और दूसरे कौन से होते थे? रिफॉर्मर्स। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो हु सपोर्ट किंग, वो चाहते हैं चेंज आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि राजा भी रहे। ये क्या करते हैं बताओ? स्लो मैनर में चाहते हैं। हु सपोर्ट किंग, मोनार्की तो चाहते हैं, और ये क्या चाहते हैं? हु सपोर्ट फुल फ्लेज फ्रीडम। हाँ, नो किंग चाहिए, पूरी इनको अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। हु सपोर्ट फुल फ्लेज फ्रीडम, तो फुल फ्लेज फ्रीडम चाहते हैं। ये लिबरल ही था, लेकिन अब जब ये बन गया एक बार, तो फिर इसने ट्रेटर की तरह काम करना शुरू कर दिया। फ्रीडम। और एक एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, वो निरंकुश राजा होते हैं। तो एब्सोल्यूटिस्ट तो मोनार्क होते हैं, जो कहा वही होना चाहिए। वो कौन लोग होते हैं? मोनार्क। तो ये तीन अलग अलग तरीके से शासन होता है। तो ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल। किसी को वो बोलने नहीं देता था, जब तक मर्जी सोचो लेकिन बोलो मत, मुंह में टेप लगा के बैठे रहो। और हाँ, और साथ में एंड पनिशमेंट, उसने लोगों में रिप्रेशन किया, अत्याचार किया। पनिशमेंट, उसका दौर कंट्रोल का था, तो उसके स्पेशल स्क्वाड थे जो ये देखा करते थे कौन राजा के खिलाफ बोल रहा है, पकड़ के उसको गुलोटिन कर देते थे। ऐसे थे उस समय। तो इस तरीके से उसने कंट्रोल किया। उसके जितने भी विरोधी थे उस सबके साथ ऐसा किया। नाउ ऑल दोज whom he saw as his enemies, ठीक है। सो चाहे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, सो ऑल दोज whom he saw, पहले उसने ये देखा कि जो लोग रिपब्लिक के विरोधी हैं, whom he saw enemies of republic, जो रिपब्लिक नहीं आने देना चाहते हैं। एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक तो क्या होता है? आज़ादी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, जिसको उसने सोचा है कि ये रिपब्लिक के एनिमी हैं, एज एक्स नोबेल्स, क्योंकि अब दरबारी तो रह नहीं गए थे जब नेशनल असेंबली बनी थी, एंड क्लर्जीज, सबको उसने क्या कर दिया, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, The opposition party. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, Sir, Republic Act के बाद क्या है? एज एक्स नोबल्स, पुराने दरबारी, पहले कभी दरबार में रहते थे, लेकिन जब से नेशनल असेंबली आई सब सिस्टम बदल गया, राजा भी बदल गए, राजा नाम मात्र का रह गया, अब उसके दरबारी तो रह नहीं गए, तो वो सब जो भी थे दूसरी पार्टी के मेंबर्स को भी, एंड इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, एंड इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी। कौन लोग, हु अपोज्ड हिम, जिन्होंने उसका विरोध किया, ठीक है, सो वर गुलोटिंड, तो उनका क्या किया गया, सबसे पहले उसने विधि पूर्वक काम किया, अरेस्टेड भी किया, फिर अरेस्ट करने के बाद ट्रायल्ड, और ऐसा ट्रायल किया इन फ्रंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, एक अलग से उसने कोर्ट बना दिया, इन फ्रंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, और उस कोर्ट में सबको गुलोटिन करवा दिया, कि सजा दिलवा दी कि इनको सबको गुलोटिन बोल दो, गुलोटिन, ऐसा तो उसने किया, ठीक है। रॉबेस्पियर पॉलिसी हैज़ नो स्कोप ऑफ ये जो मॉडरेशन उसकी जो है बिल्कुल ऐसा नहीं थी, लचीलापन नहीं था, हैं, विलो टिंड, यही है, विलो टिंड, हाँ ठीक है, ये चीज हो गई। सो ही डिड नॉट, उसने क्या नहीं किया, फॉलो मॉडरेशन, उसने लचीला रुख नहीं अपनाया, सो ही हैज नॉट एडॉप्टेड, कुछ लोग दया दिखा देते हैं लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सो ही हैज नॉट एडॉप्टेड मॉडरेशन, तो वो लोगों को मार देता था, नो, he has not adopted moderation, मॉडरेशन का मतलब लचीला रुख, लचीला रुख मतलब दया नहीं दिखाता था बिल्कुल, उसने दया नहीं दिखाई किसी पे, मॉडरेट पॉलिसी नहीं थी, चलता है तो चलने दो, बहुत सख्त था, सीवियर, मध्य, तो उसने मध्य मार्ग नहीं अपनाया, लचीला रुख नहीं अपनाया, एक्सट्रीमिस्ट था वो, ठीक है। सो इवन हिज सपोर्टर, तो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, अपराधी, convicted by court and
अरेस्टेड कब हुआ ये? इसका मतलब क्या होता है कोर्ट का? कोर्ट कोई भी जो कोर्ट होता है, कोर्ट तो दरबार होता है, COURT। मतलब COART लिखा ना, कोर्ट मतलब उसको ठीक कर लो, ठीक है। एंड जुलाई एंड गुलोटिन, गुलोटिन कर दिया गया। इस तरीके से आपने रेन ऑफ टेरर देखा। अच्छा, इसके अलावा नाउ व्हाट डिड द रिवोल्यूशनरी, एक और क्वेश्चन बनता है कि औरतों की दशा सुधारने के लिए जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, चाहे वो किसी की भी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली ने बनाई हो, चाहे डायरेक्टरी ने बनाई हो, चाहे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बनाई हो, जो भी बनते गए, मोनार्की के बाद सभी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई क्योंकि सभी बदलाव चाहती थी। उन्होंने औरतों की दशा सुधारने के लिए क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So what did the revolutionary government do to improve the condition, ठीक है, डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। ज्योग्राफी में और भी कोई चैप्टर कराया गया कि एक ही चैप्टर आ रहा है? सर हिस्ट्री, सिविक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। चलो ठीक है, सिविक्स का सेकंड, ओके ठीक है। अब देखो, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन अर्ली ईयर्स इंट्रोड्यूस्ड सेवरल लॉज, तो क्या क्या उसने किए? स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड, स्टेट स्कूल्स बनाए गए। जैसे यहाँ हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे उसे क्या बोला जाता था? स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड एंड schooling was made compulsory for all girls. So सभी लड़कियों को शिक्षा के लिए बोला गया लेना है, ऑल गर्ल्स कंपलसरी कर दिया गया। दूसरी चीज क्या की गई? वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विशेस। पहले उनकी बिना मर्जी के उनके माता पिता शादी कर देते थे, लेकिन अब कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट their wishes. Next is marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law। जब चाहो इस कॉन्ट्रैक्ट में जाओ और जब चाहो इसे तोड़ दो। एक कॉन्ट्रैक्ट था कि हम तुम आपस में सहमति से शादी कर रहे हैं और जब चाहेंगे फिर से कोर्ट में जाके तोड़ देंगे। सो मैरिज कोई डिवाइन वाला नहीं था कि 7 जन्मों का बंधन है, वैसा नहीं था। सो मैरिज को कैसा मान लिया गया वहाँ पे? मैरिज वाज मेड, अभी भी मुस्लिम लॉ में एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, मेड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या करना पड़ता था, ठीक है, एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, साइन करना पड़ता था जाके दोनों लोगों को, रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। दो तरीके के लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं और क्रिमिनल लॉ, मालूम है कि नहीं? जब कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर कौन सा कानून लगता है? क्रिमिनल लॉ। और जैसे किसी ने किसी की जमीन हड़प ली तब सिविल लॉ लगता है। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मैन एंड वुमेन। डाइवोर्स कोई भी किसी को दे सकता था। सो डाइवोर्स वाज मेड। क्या आपको मालूम है आज औसतन एक यूरोपियन
मेल या फीमेल 5 बार अपना जीवन साथी बदलता है, ये बात मालूम है? हाँ, औसतन। तो कोई 3 बार बदलता है तो कोई 8 बार बदलता है, तो एक एवरेज औसतन का मतलब ऑन एन एवरेज 5 बार तो हर कोई बदल ही लेता है। हाँ, औसतन मैक्सिमम नहीं है। इट इज़ कि हम अब ये मान के चल सकते हैं। इतनी बार आप चेंज करो। नहीं, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 साल बाद छोड़ दिया, दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो वो वहाँ पर मैरिज 5 बार तक तो हर लोग कर ही लेते हैं, कुछ लोग 3 बार में भी। इंडिया में भी होता है? इंडिया में नहीं होता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा हुआ है, होता है। अभी का वो जो मुस्लिम के केस में द लेडीज आर वेरी ऑप्रेस्ड, सो उस केस में कोई फ्रीनेस नहीं है कि दोनों तलाक दें। वहाँ मुस्लिम मेल लेते हैं ज़्यादातर, औरतें नहीं देती हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बिना तलाक दिए भी शादी कर तलाक, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्री है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दो, वो अपना पार्टनर ढूंढ लें, दूसरा अपना पार्टनर ढूंढ लें। तो डाइवोर्स वाज मेड लीगल, तो लीगल बना दिया गया है, फ्रांस में पहले से ही चला आया है। तो एंड कुड बी अप्लाइड, could be applied by both women and men, दोनों अप्लाई कर सकते थे। तो ये भी इस तरीके से वुमेन के पास ज़्यादा पावर आ गई कि वो भी डाइवोर्स ले सकती थी। वुमेन कुड नॉट, ठीक है, क्या कर सकती थी? कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड नॉट बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, इतना ही लिखे हैं। तो ये 4 काम किए गए। तो क्या क्या काम किए गए ये हमने आपको बता दिया। नाउ एक क्वेश्चन और है कि लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की असेंबली क्यों बुलाई? वाई डिड लुई 16 called assembly of state generals on 5th May 1789 and what was its outcome? इसका क्या परिणाम रहा? सर क्योंकि उसको टैक्स इंक्रीज करना था। हाँ, और सर इसकी वजह से थर्ड स्टेट डिसएग्री करके उन्होंने अपना नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल असेंबली बना लिया, तो फिर इसकी वजह से अच्छा आउटकम तो नहीं रहा, उसकी मोनार्की भी चली गई। सो लुई 16 उसके लिए अच्छा नहीं था सर, बाकियों के लिए बाकी के लिए तो अच्छा था। सो ठीक है, कॉल्ड असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ऑन 5th May 1789 टू पास प्रपोजल। किस लिए बुलाया? टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, की और टैक्स लगाए जाएं, कि नए टैक्स लगा दिए जाएं। ठीक है, अब देखो कि ये हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स में कितने मेंबर थे? फर्स्ट एंड सेकंड, 300, सेकंड स्टेट हाँ, स्टेट 3rd स्टेट में 600। each have 300 representative, उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, वाइल थर्ड स्टेट, सर 600 मेंबर्स थे। और सर वो लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास के 40,000 मीटर्स के साथ आए थे। हाँ, थर्ड स्टेट है 6
representative standing, वो पीछे खड़े थे, behind, ठीक है, seats of first and second state representative. तो ये काम हुआ। अब ये देखिए कि नाउ अब ईच स्टेट वन वोट, तो उन लोगों ने बोला लुई 16 आस्क्ड, ठीक है, एडॉप्टेड द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट, हर स्टेट को एक वोट है बस, वन वोट, एक स्टेट को वन वोट, लेकिन बट थर्ड स्टेट ने क्या कहा कि ईच रिप्रेजेंटेटिव वन वोट, वन पर्सन वन वोट। भाई अगर एक स्टेट को वन वोट बोला जाए तो फर्स्ट और सेकंड के तो दो वोट हो गए, और थर्ड स्टेट का एक वोट है, तो क्या थर्ड स्टेट हार नहीं जाएगा? बोलो। बट थर्ड स्टेट डिमांडेड, उसने क्या डिमांड किया? वन पर्सन वन वोट। हाँ, वन पर्सन वन वोट। देयर प्रपोजल वर रिजेक्टेड, तो उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ? द representative of third state declared themselves as National Assembly and walked out from the meeting. मीटिंग से निकल आए, लिख लिया? ठीक है ना? हो गया? पलटे? फ्रॉम द मीटिंग, वो वहां से निकल आए। एंड उसके बाद क्या हुआ? एंड assembled in टेनिस कोर्ट, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो। assembled, ठीक है, assembled and drafted a constitution and asked Louis XVI to work under it as constitutional monarch. Louis XVI denied. पूरी सीरीज दिखा रहे हैं क्या कि क्या हुआ था शुरुआती से लास्ट तक। हाँ, कि मतलब क्या क्या इसके आउटकम्स हुए, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो अब ये डिनाइड हो गया। इसके बाद क्या हुआ? कॉमन पीपल, अब इसके बाद में क्या? देखो इसके बाद अब क्या हुआ? सो कॉमन पीपल attacked on 14th July
1789 ऑन बास्तील जेल। बास्तील जेल में उन्होंने अटैक किया लोगों ने, एंड उसके बाद क्या किया? किसको छुड़वा दिया? हाँ, उसके बाद उन्होंने उसके आर्म्स लूट लिए एंड फ्रीड द जो भी प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स को छुड़ा दिया उन्होंने, ये काम किया। नाउ लुई 60 finally accorded the recognition. Louis 16 finally accorded या accepted भी लिख सकते हो the proposal of National Assembly. लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अब जब लोग एजिटेटेड हो गए तो, और वो कंडीशन संभाल नहीं पा रहा था, लोगों ने ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा भी जो चैट्यू थे, सामंतों के घर पे भी अटैक किया और बहुत जगह अटैक किया, सिर्फ एक ही केस नहीं हुआ, ठीक है। एंड बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। National Assembly passed a law to abolish feudal system. सर उन्होंने एक और लॉ भी तो बनाया था कि जो पावर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ वाज गिवन टू नेशनल असेंबली। हाँ, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। तभी तो वो लॉ बना सकी। बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ये किया गया। अच्छा, हमने इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये चैप्टर हमारी तरफ से ओवर है। बाकी जो भी होगा आप बता देना। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।